अध्याय 1 इतिहास। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। पहला, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवप्यान वेदव्यास को माना जाता है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्तों सहित 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 10वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुर्षण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषोक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। आगे है नोट। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्व और कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व ईस्वी। वर्तमान में प्राचीन ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 ईसा पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है और ई को लैटिन भाषा में शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वामना अवतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। उसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित्त, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजक्रम, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों में संबंधित मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों,
अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा ए समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पुराण और संबंधित वंश। विष्णु पुराण संबंधित वंश मौर्य वंश, मत्स्य पुराण संबंधित वंश अंध सतवाहन वंश, वायु पुराण संबंधित वंश गुप्त वंश। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेय संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्रियों को पुरुष की तीसरा मुख्य दोष कहा गया है। शतपर ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री ग्रंथों स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति युग गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र का अनेक कथानकों का वर्णन इसमें संबंधित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में वर्णित महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी सांस्कृतिक भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है। इनके महाभाष्य में से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसिट्रोकस तथा एस्ट्रोबोलस के विवरण के अधिक प्रमाणिक एवं अविश्वसनीय है। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेट का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस, यह सीरियन नरेश अनित्योकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिड्रेपस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। पिलनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिपल्स ऑफ इथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया। इसने उस समय के
भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। संयोगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। ह्वेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। एतिसेंगक, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अलबुर्नी, यह मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रार्थनाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा माप विधियों, पूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि के विषय में आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित किया। इसमें राजपूत कालीन के समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली के पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ, यह तिब्बती लेखक था। इसने कयुग तथा त्रियुग नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्क पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में भारत देश पांड्य देश यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य मिलने वाली जानकारी 14वीं ईसा पूर्व के अभिलेखों बेगोजा कोई एशियाई माइनर्स में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नातस्य अश्वनी कुमार के नाम मिले हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित करने का प्रमाण यवन राजदूत हेरोडोटस के वेंसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम द्विभुक्षु का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ईरान अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणी में जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरस्थल ब्रजहोम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है, जिससे इसी को साहित्य में आकाशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसकी संगीत प्रेमी के होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेंडू पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा सुवर्णभूमि वर्तमान में म्यांमार, मालाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुई। महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल।
जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदमन, नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, एलोह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख सकंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। नोट: अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाती है। प्रागैतिहासिक काल: जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उदित नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। आधैतिहासिक काल: उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखक कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। संस्कृति और बर्तन: मालवा काला या लाल बर्तन, बुज्रहोम धूसर बर्तन, जोखे लाल बर्तन, दक्षिण नौपाषाण चमकीला धूसर बर्तन, पूर्वी नौपाषाण भूरा लाल। ज्ञानी मानव: होमोसेपियन का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने अपने पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा इसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिमपक्कम था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं, पहली फसल एवं जौ थी। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोलिहुडा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूर्वपाषाण कलाकृति की खोज हुई। भारत में पूर्व प्रशस्त्र युग की अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर से बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूर्व पाषाणकालीन औजारों की खोज की। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिनका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रुक गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवभावी कपि है। इनाम गांव त्रमपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिकता सेवा के आधिकारिक रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या प्रजातीय विभेदीकरण किया। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता के वर्तमान सर्वमान्य तिथि 1400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अवस्था कांस्य ब्रोंज युग में रखा गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी के होते थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुतकांगडो बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगिरी जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तर पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दामेवा जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता संध सभ्यता के नगरीकरण सभ्यता थी। संध सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर का संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीबाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगम। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोंगदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कालीबंगम से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः संध सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु काल की विदेशी व्यापार। आयातित वस्तु प्रदेश: तांबा खेतरी बलूचिस्तान ओमान, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान, टीन अफगानिस्तान ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्द मेसोपोटामिया, सीसा ईरान।